Good morning student. Today we start our next topic biochemical साइकिल्स। आज हम बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो हैं इस चैप्टर में उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो साइकिल दी हुई है वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आप प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हो। इसके अंदर क्या होता है देखो, जल चक्र, यानी आप जो वाटर साइकिल बनती है हमारे नेचर में वो कैसे बनती है, बिल्कुल आसान है। इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं, इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितने भी हमारा सरफेस वाटर होता है, वाटर बॉडी जो होती हैं, उसके अंदर जो पानी होता है, वो जो पानी होता है उसको पहले जो सन से जो टेम्परेचर मिलता है वो हॉट हो जाता है। उसके बाद उसकी वेपर बननी स्टार्ट हो जाती हैं और वो वेपर बन के जैसे जैसे वो लाइट वेट होती जाती है एयर का, वो ऊपर की तरफ चलने लग जाती हैं और उसके बाद वो एयर जो होती है उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्लाउड का फॉर्म ले लेती हैं। और जब ये क्लाउड बड़े बड़े बन जाते हैं और आपस में जब ये टकराते हैं तो वो दोबारा से रेन के थ्रू हमारी अर्थ पे वो पानी आ जाता है। इस प्रकार ये साइकिल जो है चलती रहती है। ये तो आपने छोटी क्लासेस में जाना था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि किस प्रकार से इसके जो वाटर बॉडीज है उसका पानी तो ऊपर जाता ही जाता है। इसके अलावा हमारे दो तीन और चीज़ें भी दिखा रखी हैं। देखो, एनिमल्स का दिखाया हुआ है। एनिमल्स का क्या रोल होता है वाटर साइकिल में, इनका क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन के थ्रू जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे रेस्पिरेशन में वाटर वेपर भी जो होती हैं वो भी बाहर निकलती हैं। कभी अगर आपने नोटिस किया तो देखना, अगर हम मिरर के सामने अगर फूंक मारते हैं तो मिरर पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है, यानी वो धुंधला सा दिखाई देने लगता है। इसका मतलब हमारी बॉडी से भी वाटर जो होता है वो रिलीज होता है थ्रू रेस्पिरेशन। यहाँ पर एनिमल का एग्जाम्पल है, तो एनिमल्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उनके भी रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर जो होता है वो सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में आ जाता है। नेक्स्ट अपना है प्लांट्स का। प्लांट्स को जब हम पानी देते हैं, पानी देने के बाद जब वो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब उनके अंदर हो जाती है तो उसके बाद जो पानी एक्स्ट्रा रह जाता है तो वो एक्स्ट्रा जो पानी है वो लॉस कर देते हैं एनवायरनमेंट में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा वो अपनी पत्तियों से जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है उनके पास वो रिलीज कर देते हैं। तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट में आ जाता है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस ये बताइए अगला, इन प्रोसेस से तो क्या हुआ है, पानी जो है वो हमारा कहाँ गया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनसे क्लाउड बनते हैं, यानी कि इन वेपर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और ये ड्रॉपलेट्स क्लाउड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लाउड का फॉर्मेशन करने के बाद कंडेंसेशन प्रोसेस कहलाएगी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो जाता है तो वेपर जो होती है उनकी वाटर ड्रॉपलेट यानी लिक्विड में चेंज हो जाता है। लिक्विड में चेंज होने के बाद कई बार और भी ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये पानी जो होता है आइस के रूप में भी, यानी स्नो या फिर हेल, ओले या फिर बर्फ़ के रूप में हमारी अर्थ पे दोबारा नीचे आ जाता है। कई बार बारिश के साथ ओले भी आते हैं और अपने कई जगह आपको पता है कि स्नोफॉल भी होता रहता है, जैसे श्रीनगर वगैरह में या उत्तराखंड का कुछ हिस्सा है हमारा, वहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है। तो ये पानी जो है वही हमारे पास दोबारा से अपनी अर्थ पे पहुँच जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी वाटर साइकिल कहलाएगी। इस प्रोसेस में आपको ध्यान क्या क्या रखना है, फर्स्ट देखिए, वाटर जो होगा वाटर बॉडी से उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन, यानी कि वाष्पीकरण। इवेपोरेशन होने के बाद यानी कि वो गैस की फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये इवेपोरेशन हो गया, नेक्स्ट जो है पॉइंट होगा, इस पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स बनेंगी, पानी की बूंदें बन जाती हैं और ये कंडेंसेशन प्रोसेस कराएगी, यानी अब जो वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हुआ है, वेपर से ड्रॉपलेट बन गई हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस हो गई यानी संघनन क्रिया हो गई है और फिर ये रेन के थ्रू हमारे अर्थ पे दोबारा से पहुंच जाएगा। इसके आगे है इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वाटर साइकिल यानी जल चक्र। आप बिल्कुल छोटी क्लास वाला भी लिख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन साइकिल,
यानी कि नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर होती है, ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके 8th क्लास में भी था, आप सेम वो भी कर सकते हो। और 9th में है तो वो भी अलग नहीं होगा, क्योंकि साइकिल तो वही चलती रहेगी एनवायरनमेंट में। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है हमारे एनवायरनमेंट में? 78%। जो नाइट्रोजन है वो एनवायरनमेंट में 78% होती है, ठीक है, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में। अब इस नाइट्रोजन का रोल क्या होता है, क्या काम आती है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन जो होती है वो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हम इसको हम प्लांट्स में अगर जानेंगे तो इनडायरेक्ट रूप से प्लांट जो होते हैं इसको पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट में चेंज कर देते हैं, और उसके बाद वो अपनी ग्रोथ में इसका यूज करते हैं। कैसे? साइकिल के थ्रू देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल किस प्रकार से होती है एनवायरनमेंट के अंदर। ये देखिए हमारी नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट, नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज यानी नाइट्रोजन हो गई 78%। फिर इस नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो काम करने के लिए होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया भी होते हैं। लेग्यूमिनेसी प्लांट जो गांठदार जड़ें होती हैं जैसे चने की है, इनके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। और फलीदार पौधों को हम लेग्यूमिनेसी प्लांट की फैमिली में रखते हैं। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा? राइजोबियम। ये आपके 8th क्लास वाला ये सेम। ये बैक्टीरिया जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। अब ये क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन थी वो नाइट्रोजन नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा इसका। नाइट्रिफिकेशन फर्स्ट तो यहाँ से ये वाला देखो नाइट्रिफिकेशन हो गया, एटमॉस्फेयर एंड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, और उसके बाद ये नाइट्रिफिकेशन से नाइट्रेट बना है, और इस नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन होकर दोबारा से नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में आ गई। फर्स्ट रोल के अंदर नाइट्रोजन जो थी नाइट्रिफिकेशन हुआ। नाइट्रिफिकेशन किसने किया? बैक्टीरिया ने किया। बैक्टीरिया कौन से होते थे? राइजोबियम। कहाँ मिलते हैं ये? ज़्यादातर लेग्यूमिनेसी प्लांट में। लेग्यूमिनेसी प्लांट कौन से होते हैं? जो फलीदार पौधे होते हैं उनको बोला जाता है। सेकंड में आप देखोगे जो है अपना सेकंड नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा प्रोटोप्लाज्म, ग्रीन प्लांट में होता है। ग्रीन प्लांट्स के बाद इसका अमोनिफिकेशन होता है, यानी कि अमोनिया बनती है। ये देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट्स के बाद अमोनिया बनी है इसमें, अमोनिफिकेशन से अमोनिया बन जाती है। अमोनिया से नाइट्राइट्स बनता है, नाइट्रेट्स बनेगा फिर, और उसके बाद ये दोबारा से इसमें आ जाएगा। एक प्रोसेस तो ये हो गई। सेकंड में क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है वो किस में चेंज हो जाता है? प्रोटोप्लाज्म एनिमल्स का है। एनिमल्स से भी अमोनिया बनती है, और ये अमोनिया फिर नाइट्राइट्स और फिर नाइट्रेट्स और देन नाइट्रोजन, यानी कि ये साइकिल हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करोगे आप। नेक्स्ट आपकी कार्बन साइकिल। कार्बन यानी कि जो अपना तत्व होता है, अपने एलिमेंट में पढ़ा होगा कार्बन, अर्थ पे किस किस फॉर्म में होता है। ये एक एलिमेंट है, डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन से बने होते हैं, इसी का रूप होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो भी कार्बन ही होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो भी कार्बन से बनते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सभी के अंदर कार्बन मौजूद होता है। और कार्बन क्लोरोफिल के अंदर भी होता है। क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट में फोटोसिंथेसिस में रोल करता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, एनर्जी रिलीज होना रेस्पिरेशन के थ्रू, उसमें भी कार्बन होता है। यानी कार्बन जो है हमारी लाइफ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है, और इसके बिना काम हमारा नहीं चल सकता। क्योंकि हर एक जो हमने पढ़े हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, चाहे वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, कुछ भी हो, उस सभी के अंदर कार्बन एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में होती है 0.03%, यानी 0.03% हमारी CO2 गैस कार्बन होती है। अब इस कार्बन से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट के अंदर भी हमने पढ़ लिए, और एनिमल्स का भी मैंने बताया।
सबसे पहले तो इसमें हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स और प्लांट्स जो होते हैं वो CO2 गैस को यूज करते हैं, तो वो कार्बन के रूप में होगी। सेकंड, कार्बन जो होता है कोयल के अंदर होता है। कोयल के अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर भी कार्बन होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स के अंदर भी कार्बन होता है। इसके अलावा कार्बोनेट पानी के अंदर और लाइमस्टोन, इन सभी में कार्बन जो होता है वो अपना हम देखते हैं डेली लाइफ में। पेट्रोलियम, ये सभी कार्बन के ही प्रोडक्ट्स हैं। इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल्स होते हैं। और रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं तो आप सभी को पता है कौन सी गैस को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो अपनी बॉडी से आउट करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन। तो ये CO2 एनवायरनमेंट में आ जाती है। एनवायरनमेंट में प्लांट्स इनको यूज कर लेते हैं CO2 को, और ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये आपका कार्बन साइकिल का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, रिकॉल द रीडिंग टेकन बाय यू अंडर थर्ड इन एक्टिविटी 14.1 हीट द ट्रैप्ड बाय ग्लास and hence the temperature inside the glass will be much higher than the surrounding. This phenomena is used to create an enclosure where the tropical plants could be kept warm during the winter in colder climates. Such enclosures are called greenhouse effect. इसमें हमने 14.1 एक्टिविटी में जो कैंडल वाला किया था, जब हमने गर्म कर कैंडल को जब बंद करके उसको ग्लास से ढक दिया था, तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी टेम्परेचर एक तरह से इंक्रीज हो जाता है और बाहर का टेम्परेचर जो होता है कम होता है। इसी प्रकार हमने क्या करा है, देखो, द फिनोमिना यूज टू क्रिएट इनक्लोज वेयर ट्रॉपिकल प्लांट्स कुड बी कैप्ट, व कुछ प्लांट्स जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उनको हमें ड्यूरिंग विंटर कोल्डर क्लाइमेट, विंटर के अंदर हम उनको कौन सा क्लाइमेट देते हैं, वार्म, यानी कि अंदर वाला जो उनका अंदर का जो हिस्सा होता है, प्लांट जहाँ रखे जाते हैं या उगाए जाते हैं, वो तो रहेगा वार्म और बाहर का रहेगा कोल्डर। इससे हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी एक तरह से जो नेचुरल हमारा बैलेंस होता है वो नहीं रहता है। हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर वहाँ का इंक्रीज कर देते हैं, और वो टेम्परेचर विंटर में हम इंक्रीज करते हैं तो बाहर का एनवायरनमेंट तो रहता है कम, और अंदर का जो रहेगा वो, अंदर का मतलब और बाहर का मतलब, हम मेरे को पॉली हाउसेस आप समझ सकते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा या देखा भी होगा, ग्रीन कलर की ये शेड्स लगा देते हैं और यहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, और वो प्लांट्स या वेजिटेबल्स कह लो या फ्रूट्स कह लो, तो वो ये जो अंदर प्लांट्स हमने रखे हैं इस पॉली हाउस में, और ऊपर ग्रीन कलर की शेड्स चद्दर्स होती हैं और उनके नीचे प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो यहाँ पर CO2 ज़्यादा हो जाती है और टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर कैसा हो जाएगा, इंक्रीज ज़्यादा हो जाएगा, और जबकि बाहर इनका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है वो कम यानी डिक्रीज होता है। इस प्रकार का जो बैलेंस है ग्रीन हाउस कहलाता है। ग्रीन हाउस हैव lent their name to an atmospheric phenomena. Some green prevent accept to heat from the earth. An increased percentage of such gases atmosphere would causes average temperature to increase worldwide. In this is called greenhouse effect. यहाँ अगर CO2 की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ज़्यादा होगी तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के लिए तो ये आपको पता है कि कितने हमारे लिए जो इफ़ेक्ट होंगे वो अर्थ के लिए सही नहीं होंगे। एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है वो इक्वल नहीं रहेगा, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। टेम्परेचर या हीट ज़्यादा होने के कारण ग्लेशियर वगैरह मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो अर्थ पर जो चल रहा है वो बैलेंस हमारा अनबैलेंस हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ग्लोबल वार्मिंग जो एक विश्व उष्णन वर्ड आपने सुना होगा, हमारे पूरे ग्लोब का टेम्परेचर जो होगा, विश्व का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और इसके बहुत सारे इफेक्ट हमारे लिए हार्मफुल होंगी।
इसके बाद है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन का तो बिल्कुल ही इजी है। ऑक्सीजन क्या है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है 21%। ठीक है, इस ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के थ्रू हम यूज में करते हैं और यूज करने के बाद हम एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं CO2 गैस को। और इस CO2 गैस को प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, यानी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन फिर से आ गई। सेकंड क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का बताया हुआ है। इसमें भी हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो जाता है CO2 में। ऑक्सीजन को हम यूज़ कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर देते हैं, एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटी के लिए काम में ले लेते हैं। जो CO2 हमने ब्रेक डाउन करी है रेस्पिरेशन के थ्रू, वो फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना खुद से तैयार करके और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन जो होती है वो एनवायरनमेंट में कंटिन्यू इसकी साइकिल बनी हुई होती है। CO2 प्लांट्स ले लेते हैं, ऑक्सीजन एनिमल्स ले लेते हैं और बैलेंस इसका चलता रहता है। ये ऑक्सीजन की साइकिल हो जाएगी। आपका लास्ट टॉपिक जो है वो है ओजोन लेयर। ओजोन जो होती है एक गैस है O3, ठीक है। और ये O3 बनती कैसी है, जैसे हमारे एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, ये ऑक्सीजन ऐसे 2 पार्ट्स में रेडिकल्स में टूट जाती है। अब क्या होगा, ये जब 2 पार्टिकल्स इसके बन जाते हैं तो एटम्स, ये एटम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके O3 गैस बना लेते हैं। ये जो O3 गैस है, ओजोन गैस है, ये बहुत हार्मफुल गैस होती है हमारे लिए। और एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में ये जब ज़्यादा हो जाती है तो इसके बहुत सारे जो इफेक्ट हैं वो हमारे लिए देखने को मिलते हैं। तो ओजोन के बारे में देखो क्या दिया हुआ है। ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन फॉर्म ऑफ डाईएटॉमिक। डाईएटॉमिक का मतलब ऑक्सीजन जो होती है 2, डाई का मतलब 2, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। इन अपर रीचेज ऑफ द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम, जैसे जैसे अपर की तरफ जाते हैं तो 3 एटम बन जाते हैं, यानी O3 हो जाती है। इसी को हम ओजोन कहते हैं। जो डाई एटॉमिक था वो हमारा ट्राई एटॉमिक बन जाता है। ओजोन इज पॉइजनस। ओजोन जो होती है वो पॉइजनस होती है, जहरीली होती है। वी आर लकीली टू दैट इट नॉट बी स्टेबल नियर टू द अर्थ। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम लकी हैं इसके लिए कि ये जो है वो हमारे अर्थ के पास नहीं है बल्कि अपर लेयर में मौजूद है। ये O3 गैस अगर यहाँ होती तो हमारे लिए पॉइजन है, तो जहरी है, एक तरह से नुकसान करेगा। नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के पास में नहीं है, बट इट इज़ परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन वेयर इट फाउंड। लेकिन ये जहाँ मिलती है इसके बहुत सारे फंक्शन है। इट अब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। ये सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। दिस प्रिवेंट दोज हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम रीच सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर में डैमेज मैनी फॉर्म ऑफ लाइफ। अगर ये इनको हार्मफुल रेज को, रेडिएशंस को या अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब नहीं करेगी तो ये अर्थ तक पहुंच जाएंगे और हमारी लाइफ को डैमेज कर सकती है। रिसेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दिस ओजोन लेयर वाज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। 1980 में इसके जो ओजोन लेयर है वो ओजोन लेयर जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को अब्जॉर्ब करके हमें प्रोटेक्ट करती है इनसे, लेकिन ये धीरे धीरे अब डिफ्लेक्ट होने लगी है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा होल होने लग गया है, यानी कमजोर पड़ने लगी है लेयर। रीजन क्या है, वेरियस मैन मेड कंपाउंड लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये जो हमारे फ्रिज वगैरह होते हैं या AC होते हैं उनसे रिलीज होती हैं। और इनसे जब ये हमारे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं तो ये जो आगे जब पहुंचती है हमारे ओजोन लेयर को उसे कमज़ोर कर देती है। रीच्ड ओजोन लेयर दे वुड रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन से ये रिएक्शन करके उसे कमज़ोर कर देती है। दे वुड रिएक्ट विद ओजोन मॉलिक्यूल रिजल्टेड इन रिडक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। रिसेंटली दे हैव डिस्कवर्ड होल इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में हमने होल देखा है रिसेंटली, यानी रिसेंटली तो क्या 1980 में ये जो दिखा रखा है ये ओजोन का ही है। फिर देखो और ज़्यादा इंक्रीज हो गया है ये 1985 में, और 1919 में और ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। होल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट है कि बिल्कुल इसमें से रेडियंस डायरेक्ट पहुंच जाएगी।
ये तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वहाँ से जो लेयर है वो कमज़ोर होती जा रही है, और अल्ट्रा वायलेट रेज को जितना अब्जॉर्ब करना चाहिए उतना अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और वो अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे अर्थ तक पहुंच जाएंगी, और अर्थ पे पहुंचने के बाद उसके बहुत से इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो जाना, ठीक है, स्किन कैंसर, त्वचा संबंधी कैंसर हो जाना, इरिटेशन, हेडेक, तो कई सारी डिजीज हो जाती हैं। तो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकना है। इसके लिए क्या करना है कि कम से कम पोल्यूशन करना होगा। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन निकल रही है, रिलीज हो रही है फ्रिज वगैरह, एसी वगैरह से, उन पे हमें कंट्रोल करना होगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।